Hello class 10th. This is the fourth part of chapter number 3 Nationalism in India. इसका फर्स्ट टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब लोगों में एकता की भावना कैसे आई, लोगों को कैसे लगा कि सेंस ऑफ कलेक्टिव मतलब कि हम सब एक हैं. नेशनलिज्म spreads when people begin to believe that they are all the part of the same nation. नेशनलिज्म कब आई? जब लोगों को लगा कि हम सब इस नेशन के पार्ट हैं, हम सब एक साथ हैं. बट हाउ डिड द नेशन बिकम द रियलिटी इन माइंड्स ऑफ पीपल. लेकिन ऐसी बात वास्तव में लोगों के मन में कैसे आई कि हम सब एक हैं? कलेक्टिव बिलोंगिंग. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्शली, अगर हम पार्शली देखें तो इसका जो एक्सपीरियंस है जब यूनाइटेड स्ट्रगल्स, जब लोगों ने मिलकर स्ट्रगल किया था तो ये बात लोगों के मन में आनी शुरू हो गई थी. पार्शली सेकंड थिंग जो है कल्चरल प्रोसेस. कल्चरल प्रोसेस मीन्स जो लोग त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे का कल्चर फॉलो करते हैं, उससे भी उनमें बिलोंगिंग क्या आया? सेंस ऑफ कलेक्टिविटी. ओके. इसके बाद है जो फोकलोर, जो लोकगीत चलते थे, देशभक्ति के गीत और जो सिंबल्स जो सब यूज़ करते थे नेशनलिस्ट लोगों में एकता की भावना लाने के लिए, तो उन सब से लोगों में एकता की भावना आने लगी थी. इसके बाद आपको ये इमेज दिखाई गई है. ये इमेज है भारत माता की, जिसको सबसे पहले किसने बनाया था? ये वाली जो इमेज है इसे तो अभिनेंद्र टैगोर ने बनाया था. ओके. उससे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया था? अपनी किसी बुक में इसको ड्रॉ किया था भारत माता की पिक्चर को. और बंकिम चंद्र जी ने 1870 में वंदे मातरम भी लिखा था, जिससे लोगों में और ज़्यादा एकता की भावना आई थी. वो वंदे मातरम जो उन्होंने लिखा था बाद में उनके नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड हो गया था. इस सब के बाद अभिनेंद्र टैगोर जी ने फिर एक पेंटिंग बनाई थी जो ये आप देख रहे हैं फिगर. तो इससे क्या हुआ था? ये पेंटिंग किस चीज़ का प्रतीक थी? भारत माता की जो तस्वीर थी वो डिवाइन और स्पिरिचुअल यानी कि एक आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स रखती थी. यानी कि जैसे ही शुरू से ही हमारे जो नेशनलिस्ट हुए हैं वो क्या रखते हैं अपने अंदर? देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना और साथ में दैवी शक्तियों में, भगवान में भी विश्वास रखते हैं. तो भारत माता की तस्वीर को स्पिरिचुअल बोला गया था. इसके बाद द डिफरेंट फॉर्म एज सर्कुलेट द पॉपुलर प्रिंट, और लोगों में फिर प्रिंट करके इस चीज़ को फैलाया गया. और डिवोशन टू द मदर, अपनी जैसे हम माता के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं वैसे ही उन्हें समझाया गया कि देश के प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है. इसके बाद नेशनलिज्म का जो आइडिया है लोगों में फैलाने का, लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस लाने का, इसके लिए नेशनलिस्ट ने और क्या किया था? इंडियन नेशनलिस्ट जो हुए थे उन्होंने धार्मिक गीत गाने शुरू कर दिए थे, फोक लोर्स. और 19th सेंचुरी में इंडिया में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने घर घर जाकर, विलेजेस में जाकर लोगों को समझाना शुरू कर दिया था. दीज टेल्स में होते हैं कहानियाँ, उनको कहानियों के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए और ट्रेडिशनल जो कल्चर है वो दिखाकर कि हम कैसे एकता की भावना ला सकते हैं, कैसे देश के लिए मिलकर लड़ सकते हैं. इसी बीच इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिव. तो लोगों को समझाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी भी घर घर गए. उन्होंने भी राइम्स, गीत गाकर और लोगों को टेल्स सुनाकर उनको इंस्पायर करने. इसके बाद जिस तरह से साउथ यहाँ पर पहले हमने बंगाल में देखा था, अब मद्रास में नतेशा शास्त्री थे. नतेशा शास्त्री जी ने भी 4 वॉल्यूम का एक कलेक्शन लिया था, यानी कि 4 जो टेल थी, कहानियों का एक कलेक्शन लिया था जिसका नाम था फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का फोकलोर. इसके द्वारा उन्होंने साउथ में लोगों को इंस्पायर किया था.
As the national movement developed, nationalist leader become more and more aware. जैसे जैसे develop होता गया nationalist और अवेयर होते गए, लोगों की पावर भी उनके साथ जुड़ने लग गई। उन्होंने कुछ आइकन्स बनाए, मीन्स उन्होंने कुछ अपने रोल मॉडल्स बनाए और क्या किया, पीपल एंड इंस्पायरिंग देम द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, लोगों में नेशनलिज्म की भावना भर दी उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया। बंगाल में उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन और येलो, ये जो सब फ्लैग वगैरह यूज़ करते थे ना, ये सिर्फ कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करने के लिए एक अपना जोश दिखाते थे ब्रिटिशर्स के सामने कि हम अब डरने वाले नहीं हैं। वो झंडे उठाकर उन्होंने बहुत तरह के फ्लैग्स भी बनाए थे, वो उठाकर वो प्रोटेस्ट को शो करते थे। एक ऐसा ही फ्लैग रेड ग्रीन और येलो कलर का उन्होंने बनाया था जिस पर 8 लोटस, क्योंकि हमारा जो पहले 8 प्रोविज़न्स में डिवाइड हुआ था इंडिया, ब्रिटिशर्स ने 8 प्रोविज़न में डिवाइड किया था। उन्होंने फिर तिरंगे के ऊपर रेड ग्रीन और येलो कलर के तिरंगे के ऊपर 8 लोटस का एक बीच में 8 लोटस बनाए। एक उन्होंने क्रीसेंट मून बनाया और स्टार बनाया। क्रीसेंट मून और स्टार बनाने का क्या रीज़न था, वो ये दिखाना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अब एक हो चुके हैं, अब उनको कोई अलग नहीं कर सकता और वो स्वराज को प्राप्त करके रहेंगे। इसी तरह उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन और वाइट कलर का बनाया जिसमें एक स्पिनिंग व्हील था, ठीक है, एक चरखा जो गांधी जी से थे वो अब लोगों को कहते थे कि आपने सेल्फ डिपेंड बनना है तो आप चरखे का यूज़ किया करो, तो वो चरखा भी वहाँ पर एक स्वराज के लिए एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया। और इस तरह के जो फ्लैग थे वो अपने साथ लेकर प्रोसेशंस में जाया करते थे ड्यूरिंग मार्च, जब वो मार्च निकालते थे। सिंबल ऑफ डिफेंस मीन्स उनके प्रोटेस्ट का एक सिंबल, डिफेंस मीन्स वो ब्रिटिशर्स को मना करते थे कि अब हम तो आपके प्रति आपके खिलाफ डिफेंस कर सकते हैं और अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें स्वराज चाहिए। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग नेशनलिज्म, और क्या क्या मीन्स थे नेशनलिज्म को डिवेल्प करने के लिए लोगों के अंदर, थ्रो द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को उन्होंने एक नए तरीके से, नए ज़रिए से देखा था। किस तरीके से देखा था, उन्होंने देखा था कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स इंडियन को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो इंडियंस हैं, इंडियंस ने हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेंशंस की हैं। इन्वेंशंस के साथ साथ इन्होंने जैसे कि ज़ीरो की, साइंस में और बहुत सारी इन्होंने इन्वेंशंस की हैं। अपनी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करके इंडियंस, यानी कि अपनी हिस्ट्री के जो फिलोसोफर हुए हैं, जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस हुए हैं, उनको याद करके उनकी लोगों को बातें रियलाइज़ करवाकर क्या करना चाहते थे, वो इंडियंस को इंस्पायर करना चाहते थे। इसके बाद है कंक्लूजन। द ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द colonialism गवर्नमेंट was thus bringing together various group and classes of Indian into common struggle। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपने साथ बहुत सारे इंडियंस को मिला लिया था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के अंडर जो कांग्रेस का काम चल रहा था आज़ादी प्राप्त करने का, लोगों की ग्रेवियंसेस को और लोगों की प्रॉब्लम्स को सामने रखकर उन्होंने सबको साथ में मिलाकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। द कांग्रेस कॉन्टीन्यूसली अटैम्प्ट द रिजॉल्व डिफरेंसेस, और कांग्रेस हर बार अंग्रेज़ों का, जो ब्रिटिशर्स का सामना कर रही थी। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कांग्रेस एक्टिविटी नेशनलिस्ट unity were followed by the phases of disunity and inner conflict between the groups. In other words, what was emerging was the nation with many voices। लोगों ने इनके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिसओबीडेंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट एंड स्वराज मूवमेंट, ये सब जो भी मूवमेंट किए थे, लोग सब अवेयर थे कि उनको स्वतंत्रता चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि लोगों के व्यूज़ अलग अलग थे, उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग थे, क्योंकि लाइक जो पीजेंट थे वो
अपना रिवेन्यू वगैरह माफ़ करवाना चाहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे, जो वुमेंस थी वो अपनी पावर बढ़ाना चाहती थी। सबके अलग अलग व्यूज़ थे, लेकिन उनका जो मोटिव था वो एक ही था और एक ही मोटिव के लिए वो मिलकर ही लड़ाई कर रहे थे, वो था स्वतंत्रता प्राप्ति। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।